ठीक है सिर साहब, वो मामला जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को बहुत खटक रहा है उसकी तरफ चलते हैं। वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मुजव्वज़ा दौरा श्रीलंका। इसको लेकर इंडियन मीडिया में 2-3 दिन पहले से ऐसी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई जिसमें ये चर्चा किया जा रहा है कि उनका दौरा बहुत शाहाना है और उसमें वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, टू मच डिटेल के लैविश विजिट करने जा रहे हैं। इंडियन मीडिया को जो ये तकलीफ है ये असल में किस कॉन्टेक्स्ट में है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पढ़ रहा था इंडियन मीडिया को तकलीफ हो रही है कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर इधर जाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर के अंदर इधर जाएंगे, हाँ। फिर वो बड़े 5 स्टार होटल में वहां ठहरे हुए हैं और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अरे यार खुदा का खौफ करें। श्रीलंका के अंदर इट्स अ माउंटेनस एरिया, उनका जो सारा नॉर्थ है, एंड वहाँ ट्रैवल इज बाय हेलीकॉप्टर। सड़कों के ऊपर आप जाएंगे तो 6 घंटे लग जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर ऊपर जाने में पहाड़। सो बेसिकली यू हैव टू ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। दूसरी बात ये कि जी ऑब्वियसली यार फील्ड मार्शल इज लाइक अ हेड ऑफ स्टेट, तो वो ही हैज टू स्टे इन अ 5 स्टार होटल। क्या आप चाहते हैं कि वो कोई अपार्टमेंट में जाके रहे? मतलब रिडिकुलस बातें कर रहे हैं। मगर बेसिकली जो बात कर रहे हैं ना, उनको परेशानी हुई हुई है कि इतनी अहमियत क्या है इस ट्रिप की, क्यों इस ट्रिप पे ये जा रहे हैं। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ इसकी अहमियत क्या है, जो कि उनको भी पता है और तकलीफ इसीलिए हो रही है उनको। इसकी अहमियत ये है कि अब एक नया ग्रुप बन रहा है लेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना इन साउथ एशिया, और वो है टू रिप्लेस सार्क। जी अगर इंडिया ताउन नहीं करता सार्क के ऊपर और वो आइसोलेट हो गया है, तो ये फिर एक नया ग्रुप बना देंगे टू रिप्लेस सार्क, या ये इंडिया के बगैर ही सार्क को चलाएंगे और चाइना को भी उसमें ऐड कर लेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस किस्म की लॉबिंग हो रही है और उसमें जाहिर है फील्ड मार्शल साहब की बात ही सुनी जाएगी कि एक सीरियस इशू है एंड चाइना का पूरा सपोर्ट है। और चाइना और श्रीलंका के तल्लुकात भी बहुत अहम है। वहाँ चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन द पोर्ट स्पेशली, और इसीलिए इंडिया को बड़ी तकलीफ है कि अब पाकिस्तान जो है इज बिकमिंग अ पिवट, जिसके इर्द गिर्द सारे साउथ एशियन नेशंस जो हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है बिकॉज चाइना बैकग्राउंड में रहना चाहता है। तो आई थिंक एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब मैं कल ही बात कर रहा था, जब क्रिकेट की बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था क्रिकेट के अंदर श्रीलंका हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। पहले बांग्लादेश भी करता था, अब नहीं। तो अब क्रिकेट के अंदर भी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो अगर श्रीलंका अलग हो जाता है फ्रॉम सपोर्टिंग इंडिया और वो आ जाता है बिटवीन टू सपोर्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल बच सकती है। मगर अगर श्रीलंका ने टिका रहा विद इंडिया तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी नहीं बचेगी, डिवीजन हो जाएगी राइट इन द मिडिल। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि श्रीलंका को साथ लिया जाए। आफ्टर ऑल इट्स द 4th लार्जेस्ट मेंबर ऑफ दैट ग्रुप ऑफ सार्क, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो बांग्लादेश तो आ गया ना एक साइड पे, तो अब श्रीलंका को भी साथ लाना है। और इंडिया के तल्लुकात श्रीलंका से कोई इतने अच्छे नहीं है, बुरे भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं है, और बड़ी पुरानी बैड हिस्ट्री है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप फॉर जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस। चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है ना, वो इट श्रीलंका इज पार्ट ऑफ दैट। इसीलिए चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं श्रीलंकन पोर्ट्स, और उनको नेवल फैसिलिटीज भी मिल रही है वहाँ, जैसे हमें ग्वादर में हम चाइना को दे रहे हैं। सो आई थिंक नेचुरल सी एक अलायंस या कोalition बन रही है बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। So I think इंडिया इसीलिए परेशान है, एंड आई थिंक फील्ड मार्शल साहब इज द राइट मैन टू गो एंड से कि जी वी नीड टू डू दिस, और उनकी बात भी सुनी जाएगी। और इतने परेशान है कि वो बाकायदा पाकिस्तान में कू का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि साइडलाइन कर दिए गए हमारे वजीर आजम और सदर भी, उनके न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। बट इसके बाद श्रीलंका के विजिट के बाद फील्ड मार्शल इंडोनेशिया भी जा रहे हैं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का, ये गुज़श्ता दौर में कैसे रहे, फिर आसियान को अगर देखें जो तंजीम है जिसमें इंडोनेशिया का एक मौसर किरदार है, इस इंडोनेशिया के विजिट को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंडोनेशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स प्रोबेबली द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री आउटसाइड इंडिया, पाकिस्तान। इट्स एक्चुअली मोर मुस्लिम्स इन इंडोनेशिया देन इन एनीवेयर एल्स। तो और इंडोनेशिया जो है इट्स ऐसे एरिया में है जहां ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह बड़े हावी हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है अगेंस्ट इजराइल।
लोग ये कहते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया भी इसराइल को रिकग्नाइज कर ले तो इंडोनेशिया नहीं करेगा। हम्म। तो अब पाकिस्तान के लिए भी इसी किस्म का प्रॉब्लम है जी। कि पब्लिक ओपिनियन इतना सख्त खिलाफ है इसराइल के और अमेरिका के, दैट दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ज्वाइन सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया को जरूरत है इन सब की। इट वांट्स द मेजर मुस्लिम कंट्रीज, अगर वो कदम उठाते हैं कोई, तो दे विल वांट पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एंड टर्की बिहाइंड देम। टर्की के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी इसराइल के साथ वो रिकग्नाइज किए हुए और बात करता है और सब कुछ करता है। इजिप्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉर्डन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गल्फ टर्म्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अगर है तो पाकिस्तान इंडोनेशिया का प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये भी डिस्कशंस हो रही होंगी बिहाइंड द सीन्स कि हमने क्या करना है, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हम क्या करेंगे। तो आई थिंक इंडोनेशियन ट्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। दूसरी बात ये है कि इंडोनेशिया जो है इस वक्त, उसने बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है फॉर फ्रेंच राफेल्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। वो भी साइन ऑफ तो हो गया था मगर अभी पूरे डिटेल्स उसके नहीं आए। इंडोनेशिया ने जब देखा है कि ये पाकिस्तान ने चाइनीज जेट्स के साथ, जो कि 1/4 कॉस्ट है उसकी जी, कि इतना कुछ कर लिया है, तो इंडोनेशिया का भी सर चकरा गया है। ये सोचों में पड़ गए हैं कि हम करें या ना करें, फिर राफेल लें या ना लें। तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें हम भी, तो आपको पता है ना कि J-10 जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने अभी सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट किए हैं, हमारी भी बहुत बड़ी प्लांट बन गया है और जो बना रहा है। जी। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फील्ड मार्शल साहब गए उनको कहने के लिए छड़ो राफेल नु, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ J-10 देने ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सारी मिसाइल्स देने ਆ, ਅਸੀਂ ट्रेनिंग करने ਆ ਤੁਹਾਡਾ सारा कुछ एट 1/4 ऑफ द कॉस्ट। तो आई थिंक इस किस्म की चीजें जो है ना, देयर ऑन द टेबल। और फाइनली एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है ब्रिक्स का भी और उधर क्वाड का भी। इंडोनेशिया जो है उसको भी ये चाहेंगे ब्रिक्स के अंदर आए, इंडोनेशिया आना भी चाहता है ब्रिक्स के अंदर। तो आई थिंक इस किस्म के एजेंडे आइटम्स हैं, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू डू विद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने जा रहा है। ये अभी और चाइना ने पाकिस्तान को आगे रखा है। ये जो बाकी इश्यूज है ना, जी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन ऑफ ब्रिक्स, द क्वेश्चन ऑफ राफेल्स and the question of recognition of Israel. I think these are the main items on the agenda. राइट। और अब इस मिशन को लीड कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने इससे पहले यूएस का कामयाब दौरा किया और उसके बाद जो वो इरादे रखते हैं, जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं या पुल का किरदार अदा कर रहे हैं खित्ते में, वो इंडियन मीडिया को जाहिर है खटक रहा है, क्योंकि उनकी हुकूमत को और उनके इरादों को खटक रहा है। वापस आते हैं प्रोग्राम में हम। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जो गुज़श्ता हमारा टॉपिक था, जिस बात हो रही थी, गुज़श्ता से पैवस्ता ही ये सवाल है बुरे वाला से उमर फारूक साहब का। सर साहब, जब हम आजकल इंटरनेशनल फॉरेन एनालिस्ट को देखते हैं तो एक बात को आजकल बड़ा उसका जिक्र हो रहा है कि अमेरिकन जो मिलिट्री हेजमनी है उसको चाइना ने काउंटर कर लिया और किया है वो इनडिविजिबल सिक्योरिटी और कॉमन प्रॉस्पेरिटी। मुझे बताइए कि इस बात का मतलब क्या है? इस बात को जरा हमें जो है सादा अल्फाज में समझा दें। इंडिविजिबल सिक्योरिटी, इंडिविजिबल सिक्योरिटी से मुराद ये है कि पहले जो इस वक्त जो वेस्टर्न मॉडल है वो है डिविजिबल सिक्योरिटी, कि अपनी सिक्योरिटी, अमेरिका अपनी सिक्योरिटी की बात पहले करता है और बाकियों की बाद में, इसीलिए ब्लॉक्स बना के एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देते हैं। तो दैट्स डिवाइडेड सिक्योरिटी। योर सिक्योरिटी, माई सिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी वर्सेस माई सिक्योरिटी। ये है डिविजिबल सिक्योरिटी जो इस वक्त चल रही है। इंडिविजिबल सिक्योरिटी से चाइना का ये मुराद है कि सबकी सिक्योरिटी जो है ना एक ही खाते में है। ये नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी कम हो रही है और मेरी बढ़ रही है। लेट अस जॉइंटली क्रिएट अ सिस्टम जिसके अंदर जॉइंट सिक्योरिटी हो सबकी, किसी को एहसास कमतरी ना हो, किसी को कोई ये फीलिंग ना हो कि मैं किसी के खिलाफ खड़ा हूं या कोई मेरे खिलाफ खड़ा है। इन अदर वर्ड्स, पीस, नेगोशिएशंस, डायलॉग, और हर एक दूसरे के साथ मिलके रिजॉल्व द इश्यूज। ये नहीं कि 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं और वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ, जैसे नेटो को बनाया गया एंड सो ऑन। और अब कोशिश की जा रही है कि ये क्वाड को बनाने की, मगर उधर जो है चाइना लगा हुआ है कि ब्रिक्स को बड़ा किया जाए, छोटा ना किया जाए, बड़ा किया जाए, ताकि डिविजिबल सिक्योरिटी ना हो, इनडिविजिबल सिक्योरिटी सारी ब्रिक्स की जो है वो इकट्ठी बात हो। तो इस किस्म की बातें एक तो चाइना कर रहा है कि जो कि बेसिकली अमन की आशा है कि
ये जो बात है ना जी, नेशनल सिक्योरिटी मेरी जो है उसके लिए ये मुझे करना पड़ रहा है, और आपकी जो है वो आप हमारे रास्ते में खड़े हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक बेसिकली ये जो ब्लॉक्स बन जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो उसके उसके खिलाफ है चाइना। चाइना कहता है ब्लॉक्स बने मगर खुशहाली के लिए बने, विच इज द अदर पार्ट ऑफ इट। जो दूसरा सवाल का जो है वो क्या लफ्ज है? कॉमन प्रॉस्पेरिटी। कॉमन प्रॉस्पेरिटी। ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है ना, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब कॉमन प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही ये है कि सारे मिलजुल के ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करें जिसका सभी का फायदा हो। ये ना हो कि मेरा फायदा हो रहा है और आपका नुकसान हो। सम जीरो गेम नहीं होनी चाहिए कि मेरा प्लस हो रहा है आपका माइनस हो रहा है, जब ऐड करें तो जीरो हो जाता है। सबकी बेनिफिट होनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए आई थिंक कॉमन प्रॉस्पेरिटी और indivisible security. It's a fantastic way of looking at the new world order जो चाइना बनाना चाह रहा है। और